चलो मंडे है ओके नाउ कीप क्वाइट हाँ सैटरडे ले लें कोई बात नहीं, डाउट के लिए हम तो डेली हैं, यहाँ रहेंगे 8 बजे के बाद ही पूछ सकते हो, पहले भी पूछ सकते हो, तो अलग से भी कुछ होगा तो सैटरडे को सुबह लोगे शाम को सुबह रहेगा, सभी का रहेगा। फिर सैटरडे का फिर दिवाली की छुट्टी कर देंगे सबके। हाँ तो सभी का तो ही लोगे सर, वैसे क्या सभी का मतलब 8th 9th का। अच्छा अच्छा हाँ वो जो करना है जो हम देखते हैं 10 दिन की दशहरा वाली थोड़ी ना मिलती है वो मेरे कहीं भाई इम्पोर्टेंट ब्रेक साक्षी सोप्स एंड डिटर्जेंट्स ओके। गंदी लगेगी कुछ ओके चलिए वो सब बता दें। देखिए डीस्टरीफिकेशन देखो, डीस्टरीफिकेशन का मतलब है कि हम वाटर ऐड करते हैं ईस्टर में, देन इट गिव्स बैक alcohol and carboxylic acid. So if water is added, water is added to ester with a little amount of base followed by amount of कोई little amount of base डाल दिया जाए, then it gives back, ये हमें क्या दे देगा, alcohol and carboxylic acid, इसकी फिर अरोमा चली जाएगी। So this is called de-esterification, esterification। अब उसमें लिख देते हैं little amount of acid और बेस, तो पहले बेस डाल दो फिर एसिड डाल दो, ठीक है। तो de-esterification as the similar reaction is used for making of soap in soap industry, तो इसको हम लोग सैपोनिफिकेशन रिएक्शन या साबुनीकरण की अभिक्रिया भी कहते हैं। The same reaction is used the same reaction is used to manufacture soap, ठीक है। So it is also called saponification reaction, देख लीजिए CH3 C डबल बॉन्ड O और OH और प्लस वाटर। तो अब यहाँ पर कुछ वेरी लेस अमाउंट ऑफ एसिड या बेस लिख देना है, ठीक है। तो जब ऐसा करेंगे तो ये यहाँ से टूट जाएगा और इसमें क्या हो जाएगा, ईस्टर दैट इज C2H5 है, तो ये यहाँ से टूटेगा, यहाँ से, तो इसको H मिल जाएगा और इसको क्या मिल जाएगा, OH, और अल्टीमेटली क्या हो जाएगा कि CH3 COOH और प्लस C2H5OH। बोलो बात समझ में आ गई। तो बेस एसिड छोड़ दीजिए, उसको तो कल हमने बता दिया, नहीं समझ आ रहा तो यही बुक में यही समझिए। तो ईस्टर में हमने क्या डाल दिया है, वाटर डाल दिया है कि नहीं, तो इसमें हो गया, और ये बैलेंस रिएक्शन भी है। तो अगर मैंने वाटर डाला तो एक HCl मिल गया,
तो ये CH3COOH बन गया और ये C2H5OH बन गया। अब देखो ये सेपोनिफिकेशन कैसे है। मान लीजिए अगर मैं यहीं पर C17H35 और COO ऐसे ले लूं और फिर O और C2H5 ले लूं और उसी में मैं NaOH डाल दूं, क्या डाल दिया जाए? तो NaOH अगर मैंने डाल दिया, डाइल्यूट NaOH है, ठीक है, तो इसमें ये यहाँ से टूटेगा और ये Na इसके पास आ जाएगा और OH इसके पास आ जाएगा। तो जैसे इसमें भी एसिड बेस डालते हैं तो वैसे भी तो बेस इसी में डाला है, तो जो कि डाइल्यूट है। तो ऐसा करने पर क्या हुआ बताइए? C17H35COONA, तो ये जो चीज है, और फिर और क्या बना बोलो? C2H5OH भी बन गया। ये चीज है सोडियम सॉल्ट ऑफ स्टीयरिक एसिड, ये लाइफ बॉय है, दैट इज C17H35COOH। इसको कहते हैं स्टीयरिक एसिड, स्टीयरिक एसिड। वैसे कुछ लोग काउंट कर रहे हैं कि जैसे यहाँ पे ऐसा देखो, मान लो मैं ऐसा कहूँ तो तुम्हें ये बात मालूम है कि एक डेकेन क्या होता है? एक डेकेन, दो डेकेन, ये होता है कि नहीं? एक डेका दो डेका, क्योंकि नोनेन डेकेन तो होता ही है। तो फिर एक डेकेन और फिर दो डेकेन। अच्छा ये कितने हैं? क्या ये 18 है कि 17? 18 है, तो दैट इज ऑक्टा डेकेनोइक एसिड है। तो जैसे हम लोग नहीं कहते इथेनोइक एसिड, तो एक डेकेनोइक एसिड, दो डेकेनोइक एसिड, ट्राई डेकेनोइक एसिड। तो लेकिन हम उतना नहीं कहेंगे, ये स्टीयरिक एसिड है। तो सोप क्या होता है? सोप होता है सोडियम सॉल्ट ऑफ हायर कार्बोक्सिलिक एसिड इज नोन एज सोप। बोलो बात समझ में आ गई? सोडियम सॉल्ट ऑफ हायर कार्बोक्सिलिक एसिड या हायर फैटी एसिड्स। जो हम लोग खाते हैं, फैट हमारी बॉडी में जाता है। मक्खन खाते हो तो किस में बदल जाता है? मक्खन क्या है? एल्डिहाइड। तो अब अगर हम उसे खा लेंगे तो एल्डिहाइड हो या कीटोन हो, वो हम लोग मक्खन के, तो वही फैटी एसिड में बदल जाता है। तो फैटी एसिड है, लेकिन अगर उसका सोडियम साल्ट ले लिया जाए तो वो सोप है। जरा फिर से ध्यान दो। तो अगर मैं ऐसी बात करूं C17H35 और COONA, तो इसको साक्षी तुम क्या नाम दोगी? ये तो हर चीज जानती है भाई। सोडियम स्टीयरेट, पूरा नाम बता दिया उन्होंने। अच्छा ये बताओ, अगर इतना ही जानती हो 35 और COOH, इसका क्या नाम है? ये भी तो साबुन है। पामिटिक एसिड। क्या है? पामिटिक एसिड। अब C डबल किया और एक बढ़ाया। अब ये देखो C16H33 और COOK, इसका नाम बताओ। पोटेशियम पामिटेट। ये लक्स है, रेक्सोना, ये महंगा साबुन है। तो ये लग्जरी सोप है, ये लाइफबॉय है, कार्बोलिक सोप है। दो तरीके के सोप हैं, जैसे ग्रीसिस लगी है तो लाइफबॉय से धो लो। ये 17 रुपए की बट्टी है, ये 33 रुपए की है। तो ये क्या बताइए? यानी अगर पोटेशियम साल्ट लेते हो तो इट इज वेल सूदिंग टू आवर स्किन, और ये इट इज लिटिल हार्ड। तो जैसे कुछ आपको हटाना है, ग्रीसिस मिटाना है, तो फिर हल्के वाले से तो काम नहीं चलेगा। तो ये चीज है। तो ये चीज क्या बताइए? पोटेशियम पामिटेट। अब जरा देखो, अब हम लोग लिखते हैं कि व्हाट इज सोप। तुमको सेपोनिफिकेशन तो समझ में आ गया है। हम ईस्टर में अगर थोड़ा सा क्या डाल दें? NaOH डाल दें। अभी वीडियो भी दिखा देंगे कि कैसे वो लोग घर घर में बना रहे हैं। तो थोड़ा NaOH ले लिया और बाहर से ईस्टर लेके चले आए और फिर उसमें ये बना लिया। अब अगर ये अलग कर लिया तो ठीक है, और नहीं तो ये भी मिला दिया तो पियर्स बन गया। क्या बना दिया?
अल्कोहल, ये मिला दिया तो शेविंग क्रीम बन गई। तो वो सब हम लोग अब देखेंगे। सर वो रिएक्शन में यहाँ पे ऐड किया है आपने E17H35 वो आया था क्या E17 पीछे वाली जो इक्वेशन है वो नहीं आया। देखो बहुत अच्छे क्वेश्चन पूछे हैं। फिर भी इनके क्वेश्चन का आंसर देने के लिए हम यहाँ पर पहले समझे सोप होता क्या। सर हाँ, शेविंग क्रीम से वाली क्या मिलाना है? कुछ नहीं, वही अल्कोहल मिला दिया। और पियर क्यों दे? ये थोड़े अलग अलग चीजें अब हम धीरे धीरे बताते जाएंगे आपको। तो यहाँ देखो सोप क्या है। नहीं हम भी कंपनी सोप कंपनियां भी दिखा देते हैं तुमको सोप की। अमेजन में बेसिक सोप है, उसी में एलोवेरा डाल दिया तो एलोवेरा सोप 100 रुपए किलो दिखाया था कि नहीं। तो वो उससे प्योर एलोवेरा भी डाल दो। कुछ भी डालो घर में, नीम डाल दिया तो कह दो नीम सोप बाजार, थोड़ा कलर डाल दो और बेचो कलरिंग सोप चलिए। सो सोप इज व्हाट? इट इज सोडियम। सोप इज, सुनिए, सोप इज सोडियम सॉल्ट ऑफ हायर फैटी एसिड्स। सोप क्या है? सोडियम सॉल्ट ऑफ हायर एसिड। सोडियम, देखो पोटेशियम, ये देखो इन्होंने बता दिया कि सर अगर आप C3 और H7 और COOH, इसका नाम बताओ। बता दिया मैंने, ब्यूटाइरिक एसिड। जो पढ़ा है वो रुक नहीं सकता। सब लोग चुप थे, उन्होंने कहा सर यही अमूल बटर रैंसिड है। ऐसे सौम्य का पता चला, और तो कोई नहीं बोला। वो चीज हमने बताई है 4-5 बार, तब तो सौम्य बता पाई। तो कितना मतलब ध्यान से पढ़ रही है, वो चीजें पता चल जाती है कि नहीं। ब्यूटाइरिक एसिड बताया था कि नहीं, ब्यूटेनोइक एसिड या ब्यूटाइरिक एसिड। तभी वही हमने बता दिया था कि हायर दिस इज ब्यूटाइरिक एसिड, यही अमूल बटर है। तो अब अगर ये अमूल बटर है तो क्या ये फैट नहीं है? तो क्या इस वजह से हम हायर कार्बोक्सिलिक एसिड को फैटी एसिड न कहें? कहें। तो दैट इज, इट इज अमूल बटर। तो इसलिए हायर कार्बोक्सिलिक एसिड्स आर आल्सो नोन एज फैटी एसिड्स। हायर, नहीं गलत है, वो फर्जीवाड़ा होगा। सर ये लिखना होता है क्या प्लस? हायर कार्बोक्सिलिक एसिड, ये अब जरूरी है, अब बताना। हायर कार्बोक्सिलिक एसिड्स आर कॉल्ड, मनीष सेंटेंस पूरा करो। बहुत कठिन बात है आपके लिए। हाँ, और लोग कर लेंगे लेकिन आपके लिए कठिन था। ठीक है। नाउ व्हाट इज सोप? इट इज नाउ अगेन वेरी हार्ड फॉर यू। बोलो यस। सोडियम सॉल्ट ऑफ हायर कार्बोक्सिलिक एसिड और फैटी एसिड। लेकिन साक्षी तो बता रही सोडियम और पोटेशियम साथ। सोडियम वो तो लक्ष्य को भी ले रही है। सोडियम पोटेशियम सॉल्ट ऑफ अल्कोहल भी नहीं लेते। हायर फैटी एसिड इज कॉल्ड सोप। सोप क्या है? इट इज ए क्लींजिंग एजेंट, जो किसी चीज को साफ करे। जैसे बेकिंग, हम वॉशिंग सोडा है, वो क्लींजिंग एजेंट है। तो सोप क्या है? वॉशिंग सोडा का क्या था फॉर्मूला? सोप इज क्लींजिंग एजेंट। सुनो, अब यहाँ पर जैसे अर्पिता ने हम सब लोगों को बताया, सर ये जो आपने बनाया है ठीक है, ये सोडियम स्टीयरेट है। ये क्या है बताइए? ये यही लाइफबॉय भी है। तो सोडियम स्टीयरेट में कह रहे सर ये स्ट्रॉन्ग बेस है और ये वीक एसिड है कार्बोक्सिलिक एसिड। तो क्या ये बेसिक नेचर का हुआ? मतलब सॉल्ट तो हुआ और बेसिक है, तो सोप्स आर बेसिक इन नेचर। ये कैसे होते हैं? बेसिक चीज होती है। तो इससे कोई भी चीज है, ऑयल है, ये सब एसिडिक होते हैं। ऑयल खाओ तो एसिडिक धकारा आता है कि नहीं? तो ये चीज एसिडिक है, तो एसिड के साथ अगर आपको कहीं ग्रीस है या कुछ है उसे हटाना हो तो बेस चाहिए कि नहीं? तो सोप से धो दिया जाता है। तो इस तरीके से होता है। तो देखो, सोप इज क्लींजिंग एजेंट, इट इज बेसिक इन नेचर।
is basic in nature है और हाँ बोल बोल पोटेशियम हमने इनमें से आपने बताया था सॉल्ट किया हाँ। पोटेशियम कुछ नहीं, ये कार्बोलिक सोप है, कार्बोलिक सोप है, ये हार्ड है थोड़ा स्किन के लिए, और ये कैसा है बताओ, लग्जरी सोप। जो पोटेशियम के सोप होंगे वे कैसे होंगे, सर ये महंगा वाला किसी काम का नहीं है ना? बॉय क्यों नहीं है? और ये करने Lux। चुका लाइक क्रीज को मिटाने के लिए थोड़ा बात समझ में आई कि नहीं? यहाँ तक समझ आ गई। इट इज बेसिक इन नेचर, बात नहीं करो, इट इज बेसिक इन नेचर, इट रिमूव्स ग्रीस एंड डर्ट फ्रॉम क्लॉथ्स। अच्छा, इट गिव्स, और ये क्या करेगा बताओ, इट गिव्स लेदर और फोम, झाग देगा विथ सॉफ्ट वाटर। अभी बताएंगे सॉफ्ट वाटर क्या होता है, इसमें कैल्शियम फिर से बता देंगे, है ना? मतलब नहीं होता है, हाँ नहीं होता है बोलने वाले इट गिव्स लेदर और फोम, इसका मतलब झाग होता है विथ सॉफ्ट वाटर। ठीक है, सॉफ्ट वाटर में चार चीज होती है, Na प्लस, K प्लस, Cl माइनस और SO4 2 माइनस। जिसमें ये चीज हो, जिसमें ये आयंस हो, उसे क्या कहते हैं, सॉफ्ट वाटर। ठीक है, तो और हार्ड वाटर अगर कोई आपसे पूछे तो कैल्शियम आयन, मैग्नीशियम आयन और साथ में दैट इज HCOO माइनस आयन, मतलब ये सब और भी कुछ चीजें, दैट इज ये चीज हो जाएगी। ठीक है, और कैल्शियम आयन, मैग्नीशियम आयन, बाइकार्बोनेट आयन, जैसे HCO3 माइनस आयन, बाइकार्बोनेट आयन। ठीक है, तो ये सारी चीजें तो हार्ड वाटर में है और सॉफ्ट वाटर में इसका भी काम पड़ेगा, इसलिए लिखा है। तो ये क्या देता है बताइए, ये झाग दे देगा, एंड इट रिमूव्स, ये क्या रिमूव करेगा, ग्रीस एंड डर्ट फ्रॉम क्लॉथ्स। It removes grease and dirt from cloth. अच्छा, अगर सोप को तुम बाहर सड़क पे छोड़ दो तो बैक्टीरिया थोड़े दिनों में इसको खा जाएंगे, क्योंकि फैटी एसिड जैसे अमूल बटर को खा जाते हैं ना, तो ये कार्बोक्सिलिक एसिड ही है, तो इसलिए इट इज बायोडिग्रेडेबल। सोप क्या होता है, ये हमारे पर्यावरण को इकोलॉजिकल बैलेंस मेंटेन करता है और क्षति नहीं पहुंचाता। सो दैट इज, इट इज बायोडिग्रेडेबल। रखने पर ये नहीं कि डिटर्जेंट की तरह नहीं है कि सालों साल रहे खराब हो। डिटर्जेंट नॉन बायोडिग्रेडेबल, दोनों में अंतर भी तो स्थापित करना है। और सोप क्या होते हैं, बायोडिग्रेडेबल। कहीं भी अगर सोप रखा है या कुछ भी है, या सोप का कुछ पानी है, तो उसको बैक्टीरिया कंज्यूम करके उससे एनर्जी निकाल देंगे। डिटर्जेंट का पानी वो अब डिटर्जेंट आगे देखेंगे, अभी तो सोप पढ़ रहे हैं। अच्छा, सोप तो एज ये- अ मैन्योर यूज कर सकते हैं? हाँ? बायोडिग्रेडेबल है ना, मिट्टी में मिल जाता है और उसमें सारे सोडियम। बस उतना ही समझो जितना आपको पढ़ाएगा, ज्यादा नहीं। आगे आता है और बच्चों को नहीं आ रहा ना, आपको आ रहा। सोप के बारे में सारी बात बता दीजिए आगे। soap is sodium, potash, salt in higher concentration. भाई तुम कुछ बताते नहीं, बोलो। सर एक सेकंड, अभिषेक, Soap is sodium, potassium, salt of higher fatty acid. It is cleansing agent. मनीष बोलो। Soap is a sodium potassium salt of fatty acids. हायर फैटी एसिड। Higher fatty acids is basic in nature and it is cleaning agent. Cleansing. क्लीनिंग एजेंट हम लोग हैं, जो धोबी लोग क्लीनिंग एजेंट, और जो जिससे वो साफ करें वो क्लीनिंग एजेंट। यस बताओ, और बताना है, यही बात बतानी है, यही बताना है इतना पूरा। Soap is sodium or potassium
salt of higher concentration fatty acid. हायर फैटी एसिड It is basic in nature. It acts as a cleansing agent. It gives foam and lather विद with soft water. सॉफ्ट वाटर में क्या क्या है? Sodium, potassium, chlorine or क्लोराइड है, chloride ion or sulfate. सल्फेट है, हाँ, ठीक है। Or it removes dirt and grease from cloths. It is biodegradable. बहुत अच्छा, ठीक है, इतनी बात हो गई। अब आहाना मुझे आप दो सोप के नाम बताओ और उनके फार्मूले बताओ। C60, H33, 33 नहीं होता, COO, एच भी है सर। एच वाला तो वो एसिड है, फिर वो सोप नहीं, वो 60 का तो उसके नाम पे सोप है। ये लगाने से तो अच्छा होगा, पूरी वाला। उसका नाम बोलो नेहा, बताइए। तो इतनी कठिन हो गई तुम्हारी लिए, हाँ बोलो। कार्बोलिक, इसका नाम सोडियम स्टीरेट बहुत अच्छा। और C60H33COO के पोटेशियम पैरलिटेट है जो लग्जरी सोप। इतनी बात हो गई, तो हमें ये पता चल गया कि ये बायोडिग्रेडेबल है, सॉफ्ट वाटर में काम करता है, ठीक है। अब जरा देखें कि जो हमारे पास सोप के बारे में तो पता चल गया कि ये क्या चीज है। सोप कैसे बनता है उसको बाद में थोड़ा बताएंगे, थोड़ा आसान चीज समझ लेते हैं, सबसे लास्ट में बताएंगे कि ग्लिसरॉल से कैसे सोप बनता है। बस सोप तो तुम्हें पता चल गया ना, ईस्टर से बना दिया हमने, तो ईस्टर को तोड़ा तो ये बन गया, ठीक है कि नहीं। अब जरा देखो कि पोटेशियम वाले के लिए KOH होता है NaOH। अगर पोटेशियम का सोप बनाना है तो KOH डाल दो, ठीक है कि नहीं। तो डाइल्यूट KOH डाल देना तो बन जाएगा। पागल ना मारो उसको, तुम मर कहीं हो क्या? चलो अब इधर देखो। So when glycerols are saponified, then they gives us, ठीक है, देखो हायर फैटी एसिड्स अगर सैपोनिफाई किए जाएंगे तो ये हमको ग्लिसरॉल देंगे और साथ में सोप देंगे। ग्लिसरीन हमारे पास अगर रखा हो, पहले तो दिखा चुके हैं कई बार, है ना। ग्लिसरीन तो दिखाया है कि नहीं आपको? ग्लिसरीन सब लोग यूज करते हो ना, तो कहीं रखा होगा, ठीक है। वो बहुत जैसे कहीं छाले वाले निकल जाते हैं वो भी लगाते हैं,
और साथ में कॉस्मेटिक्स के लिए इस्तेमाल होता है। तो चलो देखिए व्हेन, अब ये देखिए व्हेन ईस्टर्स ऑफ हायर फैटी एसिड्स are saponified, then they give us, वो हमें क्या देंगे? सोप एंड ग्लिसरॉल। ग्लिसरॉल अभी वो बता, ये देखो कि CH2O C डबल बॉन्ड O C17 H37, अभी देखो दो बॉन्ड इससे देंगे और CHO C डबल बॉन्ड O C17 H35, नहीं ये ईस्टर्स ऑफ हायर फैटी एसिड्स है। CH2O C डबल बॉन्ड O C17 H37 ये है। जैसा अभी उन्होंने पूछा सर आपकी बात तो सही है, सबसे पहले लेकिन हम सोप पाएं तो किससे पाएं? तो इन्होंने कहा कि क्या आप मूंगफली के तेल में ये कास्टिक सोडा जो आपके पास रखा है ये मिला दें तो हमको सोप मिल जाएगा। शुरुआत में उन्होंने कहा कि क्योंकि हमारे घर के पड़ोस में देखा है तेल में डाल देते हैं और ऊपर आ जाता है केक और काट काट के चाकू से साबुन बनाते हैं, तो क्या ये बात सत्य है? तो हाँ सत्य है। अब चलो मतलब उन्होंने वीडियो के आधार पर पूछा कि ये क्या है बताओ, ईस्टर्स ऑफ हायर फैटी एसिड्स, क्योंकि यही है। एक तरफ देखो ये है CH2 ग्रुप है और एक तरफ पूरा कार्बोक्सिलिक एसिड है, तो है ईस्टर का फार्मूला कि नहीं? अब इससे बनेगा कैसे, ये क्या है बताइए? 17 दूनी 34 और 35 35 लिखो। तो अब ये देखो क्या लिखे हैं बताइए, ईस्टर्स ऑफ हायर, अभी बता रहा हूँ पूरी बात समझिए, क्योंकि काफी देर से ध्रुवांशी भी पूछ रही हैं कि जैसे ये लेदर सोप कैसे बनाया जाए, तो अल्टीमेटली इनका इशारा इसी की ओर है। वास्तव में कह रहे सर आप कुछ मिस कर रहे हैं, तो हम उस चीज को ले लेते हैं। ठीक है, 3NaOH है, 3NaOH में यहाँ से ये टूटेगा तो ये Na मिला और इसको क्या मिला ये बताओ, इसको Na मिला, इसको यहाँ पे टूटने पे Na मिल गया और इसको बताओ ये क्या बना, C17 H35 C डबल Na क्या होता है? That is 3 C17 H35 और C डबल Na क्या बन गया? सोडियम स्टीयरेट, यही सोप है। अच्छा ये कोई बता सकता है कि ये CH2OH और ये CHOH यही तो बन रहा है, और ये क्या बना CH2OH, तो ये क्या चीज है? क्या यही ग्लिसरॉल है जो मुंह में हम लगाते हैं? या फिर तुम इसे ये कहना चाहती हो कि 1 2 3, जैसे ये प्रोपेन है तो प्रोपेन 1 2 3 ट्राइऑल, जो कि चेन ले लिया तो ये ग्लिसरॉल हो गया। ग्लिसरॉल ग्लिसरीन होता है ना, उसी को ग्लिसरॉल कहते हैं। तो ये क्या चीज हो गई? ग्लिसरॉल। ग्लिसरॉल जो है बिल्कुल ट्रांसपेरेंट, थोड़ा सा विस्कस लिक्विड होता है। मेरा कहने का मतलब है ये ईस्टर्स ऑफ हायर फैटी एसिड्स कुछ नहीं है। मूंगफली का तेल ले लो, सोयाबीन का तेल लो, ये सब ईस्टर। तो ईस्टर हम लोग खाते हैं, अगर उसी में हम क्या डाल दें बताइए, सोप डाल दें, तो सोप डालने ये NaOH डाल दें तो सोप बन जाएगा, और साथ में और क्या बन जाएगा बताइए, दैट इज ग्लिसरॉल बन जाएगा। ठीक है, सो हायर फैटी एसिड्स, फिर से सुनो पियानी तब बोलना। तो व्हेन हायर ईस्टर्स ऑफ हायर फैटी एसिड्स आर सैपोनिफाइड, क्या सैपोनिफिकेशन नहीं कर रहे हैं, क्या डिस्टिरिफिकेशन नहीं कर रहे हैं, चूंकि इससे साबुन बन रहा है इसलिए इसको साबुनीकरण या सैपोनिफिकेशन कह रहे हैं। व्हेन हायर फैटी एसिड्स आर सैपोनिफाइड बाय यूजिंग डाइल्यूट NaOH, इसकी मदद से, देन दे गिव बैक अस, क्या देते हैं, सोप एंड ग्लिसरॉल। इतना सेंटेंस बोलो सर आपने पहले ईस्टर्स
are saponified with NaOH. Then they gave us soap and glycerin. भाई आए हैं कभी कभी आते हैं तो पूरा लाभ उठाने ज्यादा क्वेश्चन पूछते हैं, पता नहीं कब अगला दर्शन होगा। सर पहले इन्होंने मैसेज डाला था फिर कैंसिल किया, इसका मतलब है कि पियानी आना चाहती थी यार। आज मैसेज डाला था ना, कैंसिल कर दिया, मुझे लगा कि आ जाएगा। सर हाँ बोलो, सिंगल एच है हर, बताओ। मिड वाले में सिंगल है तो वो टेट्रावैलेंसी है ना, तो उधर से लिया, एक एच इधर लगा दो, फिर वो अब जैसे ही देखो इसको कैसे करना है, C एक H 2H और फिर OH, सभी की तो वैलेंसी भी तो देखोगे कि ऐसे ही बना दोगी, हाँ हाँ तो वो देखना पड़ेगा आपको ना। अब देखो सब टेट्रावैलेंट है कि नहीं, बताओ। सर डबल बॉन्ड नहीं कुछ नहीं, बस ये कुछ नहीं है, ट्राई हाइड्रोक्सी प्रोपेन है या प्रोपेन 1 2 3 ट्राई ऑल है 1 2 3। ग्लिसरॉल समझ लो, फिर भी जिसे न समझना हो कुछ न समझे, ये मैं इसलिए दिखा रहा हूँ क्योंकि वीडियो दिखाना है कि कैसे वनस्पति ये जो वेजिटेबल ऑयल में कैसे NaOH डाल के दुनिया सोप बना रही, गांव गांव में बन रहा, घड़ी 555 खूब लोग बनाते हैं। मतलब कुछ भी जो सोप है ना, लोग अपने घर में कढ़ाई में सोप बना रहे बेच रहे हैं, और कुछ नहीं तो खाड़ी देशों में भी घरों में सोप बन कैसे बिक रहा है। ये बहुत वैसा प्रोसेस नहीं है, सिंपल। ये इट इज ऑयल, ये वेजिटेबल ऑयल है, वेजिटेबल में NaOH डाल दिया जाए देन इट विल फॉर्म। ईस्टर्स कहाँ किस किस चीजों में होते हैं, जैसे ये फूड इसे तो हम खाते हैं, वेजिटेबल ऑयल तो मतलब जो हायर फैटी एसिड्स के ईस्टर हैं, दीज आर ऑयल्स। अब हम जरा देख लें, अगर इसमें से नेट चलेगा तो मैं दिखाता। ये ईस्टर ही तो है, CH2 है, इसके एक तरफ एल्काइल है, एल्काइल एल्केनोइड नहीं है, एल्काइल ग्रुप है, और ये एल्केनोइड। CH2 वो पूरा ग्रुप लगा है, ये भी एल्काइल एल्केनोइड्स। अगर C2H5 नहीं लगा होता यहाँ पे, C2H5 C17H35 COO C2H5, तो वही तो एल्काइल ग्रुप ही तो लगा, तो ईस्टर नहीं हो गया ये क्या? ईस्टर तो वही होते हैं जो हमें अल्कोहल दे दे। क्या ये अल्कोहल नहीं है, बल्कि ट्राई हाइड्रोक्सी अल्कोहल, अल्कोहल भी दे रहा है और साथ में कार्बोक्सिलिक एसिड दे रहा है, तो ईस्टर नहीं हुआ वो। ग्लिसरॉल ट्राई हाइड्रोक्सी है, मतलब इसमें 3 ऑल है, तो मतलब प्रोपेन ट्राईऑल है, प्रोपेन ट्राईऑल। समझ में आ गई बात? तो इसको जब हम इसमें मिलाएंगे तो पियर्स बनेगा। अब जरा देखें ये ओके, तो सोप के बारे में हमको पता चल गया है। अब देखिए प्रिपरेशन ऑफ सोप ऑन डोमेस्टिक लेवल। अब देखिए कि
इसको देख लो कि वो क्या है। फ्रैगमेंट को बढ़ा दीजिए अरे अच्छा नहा रहा है, ये देखो ये क्या है, कोट में कोट में ले लिया। अरे ये तो जब देखो हो जाता चलिए, तो इतना तुमको पता चल गया। जो मैं ये यहाँ पे बता रहा हूँ कि ईस्टर कुछ नहीं है, ईस्टर्स ऑफ फैटी एसिड्स, ये कोई 10 तरीके के उसने तेल डाल दिए उसमें, कोई भी तेल ले लो, एनोइड डाल दो, बन जाएगा। बहुत आसान है सोप बनाना। और फिर इसके बाद हम ये देखेंगे सोप की प्रॉपर्टी क्या होती है। तो देखिए सोप में C17 है, तो C17 में C क्या एक लंबी एल्केन चेन होगी, तो C ऐसे लंबी सी एल्केन चेन होगी जो 17 या 16 तक जाएगी। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 12 13 14 15 और 16, C17 तो यही हो गया। और इस पर डबल और इस पर O और इस पर माइनस, और फिर क्या होगा Na प्लस, ये चीज हो गई। तो इसकी जो चेन है ये किस तरीके की है, इट इज बहुत लॉन्ग चेन है जो एल्काइल ग्रुप की है, दैट इज कार्बोक्सिलिक एसिड की। अब इसमें देखो इन सभी में CH3 होगा, CH2, लेकिन चीजें ऐसे नहीं होती कि ये लीनियर नहीं होती हैं, क्योंकि ये टेट्राहीड्रल है। फिर से देखो, जैसे कार्बन होता है तो कार्बन के 4 बॉन्ड होते हैं कि नहीं, तो जो चौथा बॉन्ड है उस पे C जुड़ा हुआ है। अब पहले इसे शुरू कर रहे हैं तो ये H है, तो क्या बेंड नहीं होगा भाई, इनके बीच में 109.5 डिग्री है, सीधा 180 थोड़ी है, हर एक के बीच में 109 है। और फिर दूसरे C में भी तो एक C लगेगा, और बाकी और भी चीजें होंगी, 2 H भी होंगे, तो H एक H और होगा, समझ आए ना टेट्राहीड्रल। किसी भी एक एच के बीच में और तो ये ऐसे चलेगा, कैसे चलेगा, ऐसे क्यों, क्योंकि ऐसे चलेगा। 109 है किसी के बारे में, समझ में आ गई बात आपको। तो हर एक मतलब कई टेट्राहीड्रल को जोड़ोगे तो एक के साथ C जुड़ा होगा, फिर उसके साथ दूसरा C। क्या आपने डायमंड का स्ट्रक्चर देखा है, कोई भी 2 कार्बन, क्या कार्बन की जगह हाइड्रोजन लगा दो तो क्या कोई भी 2 सीधे थे, सीधा कोई नहीं था, सब ऐसे ही तो चलते चले आ रहे थे। तो ये लॉन्ग चेन आपकी ऐसे नहीं होगी जैसे मैंने बताई है, ये कैसे होगी बताओ, यहाँ पर होगी, और फिर कहाँ पे होगी, अगली वाली यहाँ पे होगी, फिर कैसे होगी CH2। तो ऐसा ही अगर हम देखेंगे तो लॉन्ग चेन आपको मिलेगी, लेकिन इतना लिखना नहीं है आपको इसको एक होता है बॉन्ड लाइन फार्मूला। अब जरा देखो, अगर मैं ऐसे दिखा दूं, ये दिखा दिया, और फिर यहाँ पर C और डबल बॉन्ड O और फिर O और H लिख दिया, तो जितनी इसमें वर्टेक्स हैं उतने कार्बन माने जाते हैं, और इस फार्मूले को कहते हैं बॉन्ड लाइन फार्मूला। फिर से समझो, मान लीजिए ऐसे दिखा दिया, तो बोलो इसका नाम क्या है, बताओ, ठीक बता रहे, ब्यूटेन। अब जैसे ये ब्यूटेन हो गया, यहाँ पे भी तो होगा 1 2 3 4, समझ आया बॉन्ड लाइन फार्मूला क्या चीज होता है। अगर मैं इसमें ऐसे दिखा दूं तो, और तब इसका क्या नाम है, ये ठीक बता रहे हैं, प्रोपीन, क्योंकि 1 2 3 है और एक में डबल बॉन्ड है। क्या बताया गया, प्रोटीन। बोलो बात समझ आ गई कैसे होता है बॉन्ड लाइन फार्मूला, हर पॉइंट पे कार्बन। ये क्या हो जाएगा, साइक्लोब्यूटेन हो गया, ये चीज है। इसी तरीके से ये जो सोप है, सोप को ऐसे दिखाया जाएगा, ठीक है, और ऐसे दिखाया जाएगा, फिर एक सी पे क्या दिखा देंगे, डबल बॉन्ड, और फिर O और फिर Na+।
अच्छा, ये जो एल्काइल ग्रुप है ये नॉन पोलर है। कैसा है? इसमें कोई किसी का इलेक्ट्रॉन खींचता नहीं है, और जबकि इस एंड पे चार्ज है, तो ये कैसा हुआ? पोलर है। तो ये इसको लिखो, ये नॉन पोलर एंड है। ये कैसा एंड है? नॉन पोलर। तो नॉन पोलर का मतलब है कि इसमें कोई पोलरिटी नहीं है, इलेक्ट्रॉन का शिफ्ट नहीं है। ठीक है। और ये एंड कैसा है? इस एंड को Na की कोई बात मत करो। Na एक भगोड़ा है, पानी में जाते ही Na अलग भाग जाएगा, क्योंकि वो तो एक इलेक्ट्रोलाइट है ना। Na इसका साथ नहीं देगा, लेकिन ये पूरी चेन एक साथ तो रहेगी कि नहीं रहेगी। तो ये कैसा एंड है बताइए? पोलर एंड। बात समझ में आ गई? तो अब जरा देखें आगे कि सोप में अब वाटर कैसा होता है, पोलर कि नॉन पोलर? ये ठीक बता रही है सौम्या कि जैसे O है और ये H है दो, तो O इलेक्ट्रोनिगेटिव है, इसकी इलेक्ट्रोनिगेटिविटी 3.5 है, इसकी 2.1 है। ये कैसी है? इलेक्ट्रो निगेटिविटी, ये इसकी इलेक्ट्रोनिगेटिविटी है। तो ये खींच लेगा अपनी ओर इलेक्ट्रॉन, और इससे भी खींच लेगा, कहेगा कि मेरी ओर शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन दो। तो ऐसी स्थिति में जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होगी तो वो किसके पास ज्यादा पाई जाएगी? O के पास। और यहाँ पर भी जो इलेक्ट्रॉन है वो ऑक्सीजन की जी हुजूरी में ज्यादा रहेगा। इट विल बी मोर नियरर टू ऑक्सीजन एंड लेस टाइम विद द हाइड्रोजन, क्योंकि उसकी इलेक्ट्रोनिगेटिविटी ज्यादा है। उसके सेंटर में 8 प्रोटॉन है खींचने के लिए, तो क्या वो शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को खींच नहीं लेंगे? और बेचारा एक प्रोटॉन क्या खींच पाएगा? नहीं खींच पाएगा। तो ऐसी स्थिति में इस पर एक निगेटिव चार्ज आ जाएगा दोनों के, और इस पर कैसा आ जाएगा? पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। तो प्लस और प्लस चार्ज का सेंटर क्या यहाँ पड़ेगा, और निगेटिव चार्ज का सेंटर यहाँ। तो इन दोनों का, भाई कोई भी चीज है, पॉजिटिव का सेंटर लो, एवरेज पॉइंट, सेंट्रल पॉइंट। तो आपका एक ऊपर निगेटिव और नीचे क्या आ गया? क्या जब दो चीज, जब चार्ज सेपरेट हो जाते हैं उसी को पोलरिटी कहते हैं। जैसे मेरा कहने का मतलब है कि ये एक मैग्नेट है और ये नॉर्थ है साउथ, तो क्या ये मैग्नेट बाईपोलर है? इसमें दो पोल्स हैं, तो ये भी ये इलेक्ट्रिक डाईपोल है, ये मैग्नेटिक डाईपोल है। जो दो पोल होते हैं, और धरती खुद भी एक पोलर है, एक नॉर्थ पोल, वो ज्योमेट्रिक डाईपोल है। भाई आप जरा देख लें, तो धरती क्या है? दैट इज ज्योमेट्रिक डाईपोल, लेकिन इसके साथ ही साथ इसमें मैग्नेटिक डाईपोल भी है। वो थोड़ा सा इससे शिफ्ट होते हैं, वो हम लोग अगले चैप्टर में पढ़ ही लेंगे, अभी आ रहा है मैग्नेटिक इफेक्ट। तो जिधर नॉर्थ है उधर धरती का साउथ है, और साउथ है वो तो खैर अगले चैप्टर में पढ़ा जाएगा, हम अभी से क्यों इसकी बात करें, नहीं तो हम इसके बारे में अगले चैप्टर में पढ़ेंगे। लेकिन ये ज्योमेट्रिक डाईपोल, ये मैग्नेटिक डाईपोल, और ये इलेक्ट्रिक डाईपोल, तो वाटर डाईपोल हुआ कि नहीं हुआ? बोलो, इतनी बात समझ आ गई? क्योंकि ये बेंट स्ट्रक्चर है, एच का सेंटर में और वो ऊपर, तो इसे क्या कहते हैं? इलेक्ट्रिक। और ये मैग्नेटिक डाईपोल। और अर्थ क्या हुई? ज्योमेट्रिक डाईपोल। अब देखें, वी नो सोप कैसे एक्शन करता है। वी नो दैट लाइट डिसॉल्व्स लाइट। क्या चीज जानते हैं बताइए? वी नो दैट लाइट dissolves light. तो ये soap has a long chain which is non-polar, वो पानी में कभी dissolve नहीं होगी, and one end as a polar. अगर मान लीजिए कि सोप को तुमने पानी में डाला या सोप के फ्लेक्स डाले, तो उसका वो एंड जो नॉन पोलर है वो ऊपर रहेगा, डरता रहेगा, और यहाँ निगेटिव वाला नीचे रहेगा, और सोडियम मजे से अंदर भाग जाएगा, खेलेगा कूदेगा। क्या यही तुम्हारे बुक में बना हुआ है? बोलो। सबसे पहला फिगर, जब हमने सोप को पानी में डाला तो ऐसा सोप है, और इन सब के सोडियम क्या चले जाएंगे? पानी में तो डिसोसिएट हो जाएंगे।
तो ये सब ये वाटर है। वाटर में क्या हुआ बताइए? हाइड्रोफोबिक एंड अंदर जाएगा, नहीं दिया है क्या? पहला वाला है, कोई बात नहीं। ये देखो ये कैसा एंड है बताइए? ये नॉन पोलर है ना, नॉन पोलर है, तो नॉन पोलर में कोई पोलरिटी तो है नहीं। अब पानी कैसा है? वाटर इज पोलर, हाइड्रोफिलिक जाएगा ना अंदर। समझिए। अभी बता दे रहे हैं कि ये कैसा एंड है, तो देखो वी नो दैट लाइक डिसॉल्व्स लाइक, सो पोलर solvents dissolved in polar substance dissolved in polar and non-polar substance dissolves in non-polar. ऐसा लिखो, polar substance dissolved in polar and non-polar substance dissolved in किसमें होंगे? इन नॉन पोलर। इतनी बात समझ में आई? फॉर एग्जाम्पल देखो HCl कैसा होता है, पोलर की नॉन पोलर? क्योंकि Cl क्या उससे खींच लेगा, तो और HCl में पानी मिलाओ मिल जाएगा क्या? वही तो डाइल्यूशन कहलाता है। तो H और Cl में Cl की तरफ इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी ज्यादा रहेगी, तो ये पोलरिटी हो गई कि नहीं? तो ये पोलर है। तो और ये बताओ जरा कैसा है? C2H5 और O और H, क्या यहाँ पर भी पोलर है? फिर इनका भी एक सेंटर है। तो क्या अल्कोहल भी इन ऑल प्रोपोर्शन वाटर में सॉल्युबल है? अल्कोहल तो मान लो चम्मच से भी मिलाने की जरूरत नहीं। तो पोलरिटी है कि नहीं? ऑक्सीजन तो क्या लिखते हैं? HCl इज पोलर, सो इट डिसॉल्व्स इन वाटर। बोलो बात समझ में आ गई? पता कैसे चलता है कोई पोलर है? पोलर है या नहीं है इस बात का पता चलता है डिफरेंस इन इलेक्ट्रोनिगेटिविटी से, यानी उसमें इलेक्ट्रॉन खींचने की कितनी क्षमता है। अगर बहुत ज्यादा क्षमता है, फिर से चार्ट भी हो सकता है, और उससे ये बात इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कितने कौन से? भाई जैसे फ्लोरीन की 4 है, ऑक्सीजन की 3.5 है, क्लोरीन की 3 है, और नाइट्रोजन की भी 3 है। ये तुम्हारा एक चैप्टर था पीरियोडिक क्लासिफिकेशन का, वो हट गया है। अब जरा देखो, दैट इज कार्बन की 2.6 है, हाइड्रोजन की क्या है? 2.1 है। तो ये सारी चीज है, इन सब से हमको पता चल जाता है कि कौन कितना खींच पा रहा है इन सब की। और सोडियम की 0.8 है। बात समझ आ गई? 0. मान लीजिए इसकी 3 है तो 0.9 है। और जिन दोनों, क्लोरीन की मैंने कहीं लिखी है ये Cl, जिन दोनों की इलेक्ट्रोनिगेटिविटी का डिफरेंस 2 या 2 से ज्यादा, वो आयनिक है, NaCl, और 2 से कम है तो कोवैलेंट। बात समझ आई? जैसे NaCl डिफरेंस 2 से ज्यादा है, 2 या 2 से ज्यादा हुआ तो आयनिक हो जाएगा, फिर उसे देना ही पड़ेगा। अब हम आगे की बात करें। क्या बताया? लाइक डिसॉल्व्स लाइक। जैसे HCl पोलर है, तो पानी मिलाओ मिल जाएगा कि नहीं? मिल जाएगा। तो HCl डिसॉल्व्स इन वाटर, बोथ आर पोलर। क्या है बताइए? बोथ आर पोलर। अच्छा, अब इसी तरीके से जैसे ये बात कह दी जाए कि CCl4 या कोई ऐसी चीज है, बेंजीन नॉन पोलर है, बेंजीन C6H6 होता है, डिसॉल्व्ड इन ऑयल। बेंजीन C6H6 डिसॉल्व्स इन ऑयल, और बोथ आर, कभी नमक तेल का मंजन किया है? बोथ आर नॉन पोलर। तो तुमको मालूम है नमक नहीं मिलता है तेल में, जितना भी मिलाओ मिलेगा नहीं, क्योंकि एक पोलर है और तेल है नॉन पोलर। सो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स आर मोस्टली नॉन पोलर। बात समझ में आ गई? अब हम आगे की बात करें सोप की ना। जरा देखें कि यहाँ तक की बात होगी। और अब देखो, तो when we put C6H6 बेंजीन है, डिओड्रेंट। अब देखिए, when we put soap in water, अब शुरू से समझिए, ये 3 नंबर का क्वेश्चन। तो कैसे काम करता है? तो एक इसका एंड जो नॉन पोलर है, क्या वो हाइड्रोफोबिक है? पानी से डरेगा,
और जो पानी को पसंद करे उसे क्या कहते हैं? हाइड्रोफिलिक। फिलाडेल्फिया है अमेरिका में, फिलीन का मतलब प्यार करना, और डेल्फिया एडेल्फिया यानी दो भाई, तो दो भाइयों के प्रेम का नगर, वही तो फिलाडेल्फिया है। तो उसी तरीके से फोबिया, किसी चीज का फोबिया है तो उस चीज को, तो दैट इज ये हाइड्रो यानी वाटर से फोबिक है, क्योंकि ये नॉन पोलर तो पानी में कैसे मिल पाएगा। अब वो कैसा है बताइए? हाइड्रोफिलिक। फिलिक का मतलब है पसंद करने वाला। तो अब यहाँ लिखिए कि लॉन्ग चेन ऑफ एल्काइल ग्रुप, जो एल्काइल ग्रुप की चेन है ये, इट इज हाइड्रोफोबिक इन नेचर, हाउएवर द एंड कंटेनिंग कार्बोक्सिलेट आयन इज हाइड्रोफिलिक इन नेचर। ये दो सेंटेंस फिर से रिपीट करो। लॉन्ग चेन कंटेनिंग कौन सी लॉन्ग चेन? एल्डिहाइड लॉन्ग चेन किसकी? ऑफ एल्काइल ग्रुप of alkyl group इज is hydrophobic, and the other end and at other end where the कार्बोक्सिलेट आयन इज प्रेजेंट। ions are present, it is hydrophilic in nature. रिपीट करिए। Long chain of alkyl is known as hydrophobic, and if one end is connected with carboxylate ion, then it is hydrophobic. So now long chain, किसकी long chain? Of alkyl group present in soap. Present in soap is hydrophobic यानी water fearing. हाइड्रोफोबिक, वाटर फियरिंग। क्यों वाटर फियरिंग है? एज इट इज नॉन पोलर इन नेचर, क्योंकि ये नॉन पोलर है इस वजह से ऐसा है। रुक जाइए, बताना एक बार वो F इक्वल्स टू वो सब था क्या? अभी बताते हैं। कहाँ पे? वो जब आपने मिटाया ना F equals to- उसकी इसकी जरूरत नहीं, यहाँ देखो। एज इट इज क्या है? एज इट इज नॉन पोलर नॉन पोलर। और फिर दूसरा बोलो, अदर एंड ऑफ सोप इज कार्बोक्सिलेट आयन soap containing, कार्बोक्सिलेट that is carboxylate ion is hydrophilic। बात ना करें। in nature that is water loving। ऐसा क्यों है? as it is polar, क्योंकि ऑक्सीजन आ गया ना, ऑक्सीजन क्या करता है? इलेक्ट्रॉन शिफ्ट कर देता है। इतनी बात हो गई। सो व्हेन वी पुट सोप इन वाटर, और सोप ऐसा नहीं कि हमने यहाँ पे रखा, यहाँ पर एक गंदा कपड़ा है, और जब तुम ये देखो तुम्हारे कपड़े गंदे क्यों होते हैं और दुबई वालों के कपड़े इतने गंदे नहीं होते, तुम्हारे ही क्यों होते हैं? वास्तव में जब हम लोग यहाँ पर जो ग्रीस और ऑयल है ना, डर्ट में या रेत में नहीं गंदे होंगे। अपने कपड़े को अगर तुम धूल में सोचोगे तो नहीं गंदे होंगे। जब हमारी बॉडी से एडिपोज टिश्यू से ऑयल ग्लैंड्स हैं, इसके ठीक नीचे ऑयल निकलता है, उस ऑयल में ग्रीस में ही गंदगी चिपक जाती है, तो हमारे बॉडी जो कपड़े हैं उसमें ग्रीस लग जाती है। ग्रीस अलग से नहीं लगती है, हमारे बॉडी में ऑयल ग्लैंड्स हैं, ठीक है, स्किन के ठीक नीचे, जो हमें क्या करते हैं बताओ? थर्मली आइसोलेट करते हैं और हमारी बॉडी को वार्म करते हैं। उस फैट की जरूरत है। एडिपोज टिश्यूज क्या है? दैट इज फैट सेल्स। तो वो हमें बाहर से 0 डिग्री पे चल रहे हैं कश्मीर में, और अंदर 37 है, तो वो हमको थर्मली इंसुलेट करते हैं कि नहीं करते हैं? और कई बार स्किन में भी जब चेहरे पे क्लीन करो तो तेल आ जाता है। तो हमारे पूरे बॉडी में स्किन के ठीक नीचे क्या है? ऑयल ग्लैंड्स हैं। वो जब ऑयल निकलेंगे तो क्या हमारे इसमें स्वेट के साथ कपड़े एब्जॉर्ब कर लेंगे और गंदगी उसी में चिपक जाएगी, वो झाड़ने से भी नहीं निकलेगी क्योंकि उसमें तेल था। तो अब हम क्या करें बताइए? ये नीचे क्या है? दैट इज ऑयल और ग्रीस दुबई के लोग इन, मतलब फिर उनमें भी निकलेगा क्योंकि पसीना तो उनको भी निकलेगा, वो तो, लेकिन रेत की अगर बात की जाए तो रेत में नहीं। तो ऑयल ग्रीस इन क्लॉथ। अब देखो, अब अगर मैंने सोप को डाला, सो नाउ द हाइड्रोफिलिक एंड गोज इन वाटर,
हाउएवर द हाइड्रोफोबिक एंड ये बाहर रहेगा, समझा? नाउ इट इज एजिटेटेड और वर्ल्ड, इसको घुमाओ, इसको क्या करो? अब जरा देखो, जब मैंने इसको एजिटेट किया, एजिटेटेड, तो इनको अब अंदर जाना पड़ेगा मजबूरन। क्या करना पड़ेगा? ये देखो, ये सब अंदर डालना, साबुन हमने डाला तो अंदर नहीं जा रहे थे, ऊपर ऊपर तैर रहे थे, लेकिन अब मैंने तो उसको मिलाना शुरू कर दिया तो अंदर जाना पड़ेगा। अंदर जाने पे ये छुपने का स्थान देखने लगे, बोले अरे नॉन पोलर मिल गया, छुपो इसके अंदर जल्दी जल्दी, तो सब छुप गए। कैसे हुए? सर तो ये जो पोलर नॉन पोलर बार है वो है क्या? नॉन पोलर ये वाला एंड है, लेकिन अगर इनको अंदर एक ऐसा मौका मिल जाए जहां कोई नॉन पोलर, तो क्या सब अपना सर उसी में छिपा लें? किनको? इस वाले एल्काइल एंड को के बाद, नॉन पोलर है क्योंकि नॉन पोलर डिसॉल्व्स इन नॉन तो पोलर। अंदर क्या? ये ग्रीस है, ग्रीस और ऑयल नॉन पोलर होता है। तो हम इस बात पर ध्यान दे रहे हैं कि ये कैसा है, बताओ? नॉन पोलर। और नॉन पोलर है, मैंने इसे एजिटेट कर दिया या वर्ल्ड कर दिया। वर्ल्ड कर दो, वर्ल्ड फुल मशीन है, वर्ल्ड वर्ल्ड कर दिया, घुमा दिया। तो अब इसके बाहर क्या हो गया बताओ? पोलर है। निगेटिव, अच्छा, मतलब निगेटिव एंड दिखा रहे हैं, हमें पूरा कार्बोक्सिलेट नहीं दिखाना है, ठीक है कि नहीं? और एजिटेट किया, तो एजिटेट करने पर जब इतने बड़े बड़े मॉलिक्यूल हैं उसी में हिल डुल रहे हैं, तो इसमें से बहुत सारा ये कहेंगे ठीक है तुम मुझे हमें यहाँ से भगाना चाहते हो, कपड़े से भी भगाना चाहते हो, हम तेल निकाल के भाग जाएंगे। क्योंकि कोई अगर तुम किसी को आश्रय दोगे, हो सकता है तुम्हारे घर ही के टुकड़े करके ले जाए, तो उसने कहा तुम हमको यहाँ से भगा रहे हो, तुम तो एजिटेट कर रहे हो, पहले ऊपर से भगाया नीचे से भगाओगे। तो ये लोग क्या करते हैं, सोप, ये तेल ही निकाल लेते हैं उसमें से, एंड एग्रीगेट ऑफ हंड्रेड्स ऑफ सोप मॉलिक्यूल एम्बेडेड इन ऑयल और ग्रीस इज कॉल्ड मिसिल। उसे क्या कहते हैं? मिसिल। ये एग्रीगेट है, तो ये डर्ट बाहर निकल गई। अब धीरे धीरे क्या पानी गंदा होने लगा, क्योंकि डर्ट बाहर आ गई। अब थोड़ा सा इसमें भी है, लेकिन जब तुम एजिटेट करे बाहर आ गया। अब तुमने मम्मी से कहा मम्मी ये कपड़ा वॉशिंग मशीन में कपड़ा पड़ा हुआ है और धो दें आज क्या? बोले कोई चिंता नहीं, कल धोएंगे। अब मम्मी को ये बात मालूम है कि ये मिसिल और जो इसमें अभी एम्बेडेड है, उन दोनों पे निगेटिव चार्ज है, वो उस पर चिपक ही नहीं सकता। ये हम लोगों को नहीं पता है, लेकिन मम्मी अच्छी तरीके से जानती है। जो मिसिल निकल गया, अब मजाल है कि वो उसमें चला जाए, कहने आधा काम तो बन चुका है, अब तो रिंसिंग बाकी है। सर कैसे मतलब? फिर से समझो, बात समझ आया? जितना तुमने एजिटेट कर लिया तो वो बाहर ऐसे नहीं जाएगा, वो उसमें से ऑयल निकाल के जाएगा, क्योंकि उसको उसमें रहना है ना, ऐसे भागता नहीं है कोई। तो फिर इसने ऑयल निकाल के अलग हो गया। अब हम देखें तो हमने कहाँ तक लिख लिया बताइए? एक्शन ऑफ सोप। तो चलिए हाउ सोप फंक्शंस, इस चीज को लिखो। हाउ डिस्क्राइब द क्लींजिंग एक्शन ऑफ सोप, ये आपके बुक का क्वेश्चन है। डिस्क्राइब सोप। एक बार मुझे फिर से बताना कि पानी में डाला क्या था? पानी में ये सोप है। जब मैं सोप कह रहा हूं तो Na+ ये जो है ये बिंदास है, इनकी कोई जिम्मेदारी नहीं है, ये घूमने लगते हैं पानी में। असली काम तो इन चीजों का ही है। एल्काइल का भी नहीं है, बल्कि कार्बोक्सिलेट और एल्काइल का। एक साइड एल्काइल एक कार्बोक्सिलेट है, तो अब धीरे धीरे क्या काम होने वाला ये हम बता रहे हैं। तो दिस क्लींजिंग एक्शन ऑफ सोप देखो, व्हेन सोप इज मिक्स्ड इन वाटर, when soap is mixed in water, then क्या होगा? हाइड्रोफिलिक एंड, ठीक है। सो जो सोप पार्टिकल्स फ्लोट ऑन वाटर, सबसे पहले क्या होगा? सोप पार्टिकल्स फ्लोट ऑन वाटर विद देयर हाइड्रोफिलिक एंड इमर्स्ड इन वाटर एंड हाइड्रोफोबिक एंड आउट ऑफ वाटर। हाँ, कभी अलग तो नहीं होते ना ये दोनों एंड्स, अलग तो नहीं होते ना, जैसे हाइड्रोफोबिक इधर मतलब नॉन पोलर पोलर ये कोवेलेंट बॉन्ड है, अलग कैसे? अलग नहीं होगा ना, ये आयनिक अलग हो जाएगा, ये नहीं अलग होगा। Na अलग होगा। कोवेलेंट तो तुम्हारा डायमंड ही है, अलग हो करके दिखाना।
तो व्हेन सोप इज इमर्स्ड इन वाटर तो क्या लिखोगे बताओ? व्हेन सोप इज पुट इन वाटर, सोप पार्टिकल्स इज पुट इन वाटर, सोप के पाउडर डाल दो या पार्टिकल डाल दो, उसमें तो क्या होगा बताओ? हाइड्रोफिलिक एंड गेट इमर्स्ड इन वाटर, यहाँ पे देखो, एंड हाइड्रोफोबिक एंड वो पानी से डर रहे हैं क्योंकि वो पोलर, क्लोथ पे नहीं है, वो तो एजिटेशन में क्लोथ तक है, अभी ऊपर ऊपर तैर रहे हैं, वहां नहीं जाओ अभी। सोप इज पुट इन वाटर, जब सोप को पानी में डाला तो बोलो हाइड्रोफिलिक एंड पोलर में चले जाएंगे कि नहीं, और जो उसका हाइड्रोफोबिक एंड है इट रिमेन आउटसाइड। इतना समझ में आया? चलो, देन दैट इज हाइड्रोफिलिक एंड, तो एक लॉन्ग एल्काइल चेन है वो हाइड्रोफोबिक है, हाइड्रोफिलिक एंड गेट इनसाइड वाटर, और इसके जो पार्टिकल्स है वो फ्रीली घूमेंगे। हाँ ये ऊपर तैरते हैं, सोप के फ्लेक्स डालो तो पहले तैरेगा, सीधे अंदर नहीं जाएगा, जब एजिटेट करोगे तब उसे मजबूरन अंदर जाना पड़ेगा। एंड दूसरी चीज क्या बताई? हाइड्रोफोबिक एंड रिमेन आउटसाइड ऑफ वाटर, ठीक है? बुक में उतना अच्छा चित्र नहीं बनाया, अब इससे समझोगे, पहली बुक है हमारी, पुरानी बुक है तो उसमें ये चित्र बने हुए हैं, तो और भी इससे पहले में और अच्छा बना हुआ है, ठीक है? एंड इनसाइड वाटर एंड हाइड्रोफोबिक एंड, ठीक है, हाइड्रोफोबिक एंड रिमेन्स आउटसाइड। इतनी बात सही है? अब आगे क्या लिखें? व्हेन, ठीक है, व्हेन वाटर कंटेनिंग डर्टी क्लॉथ या ग्रीस्ड क्लॉथ, है ना, व्हेन वाटर इज एजिटेटेड, अब उसको तुम क्या करो? हिलाओ डुलाओ। व्हेन वाटर, कपड़े को हिलाना है, पानी किसी भी चीज को, कंटेनिंग क्लॉथ विथ डर्ट एंड ग्रीस, तो बोलो क्या होगा जब उसको तुम एजिटेट करोगे? इज एजिटेटेड, समझ में आया कि नहीं? जैसे ही वो सौम्या पकड़ के सृष्टि को हिलाती है, दैट काइंड ऑफ एजिटेशन चाहिए। सो इट इज एजिटेटेड, देन सोप मॉलिक्यूल्स आर गेट इनसाइड वाटर, ठीक है? एजिटेटेड भी कर सकते हो और वर्ल्ड भी कर सकते हो, घुमाना, वर्लिंग का मतलब क्या होता है? घुमाना। तो क्या होगा बताइए? देन सोप मॉलिक्यूल गेट इनसाइड, ये इनसाइड चले जाएंगे वाटर, एंड देयर हाइड्रोफोबिक एंड, अब इसके बाद यहां आओ, देयर हाइड्रोफोबिक एंड गेट इम्बेडेड, इम्बेडेड जानते हो, अंदर चले जाएंगे, एंड हाइड्रोफोबिक एंड हाइड्रोफोबिक क्योंकि वो नॉन पोलर एंड्स हैं, देन देयर नॉन पोलर एंड्स कहाँ छिप जाएंगे? नॉन पोलर में। तो जैसे प्रिंसिपल बाहर आता है तो वो बच्चे, कमजोर बच्चे दुबक के क्लास में चले जाते हैं, उसी टाइप से गेट इनसाइड वाटर, देन जो हाइड्रोफोबिक एंड है दैट इज लॉन्ग एल्काइल चेन, वो क्या करेगी बताइए? गेट इम्बेडेड, इन ग्रीस, कौन सी ग्रीस? प्रेजेंट ऑन क्लॉथ, प्रेजेंट ऑन क्लॉथ। ऐसा क्यों करती है? एज बोथ आर नॉन पोलर, फिर से वही सिद्धांत, क्यों उसके अंदर चली गई? एज हाइड्रोफोबिक, ये इसे पसंद है पानी तो ये बाहर बाहर रहेगा, बाहर। ये कौन सा चीज है? ये है पोलर, और ग्रीस क्या है? नॉन पोलर, उसके पास भी दो एंड है, तो जो नॉन पोलर ग्रीस थी उसके अंदर कौन चला गया? नॉन पोलर, और उसका जो पोलर एंड है वो कहाँ रहा? वाटर में रहा। हाँ बोलिए। कपड़े के, कपड़ा तो एक सरफेस है, उसकी सरफेस पर ही है,
तो सरफेस में ही आधा अंदर रहेगा आधा बाहर, पूरा अंदर नहीं जाएगा, नहीं तो जो तुम्हारी गंदगी निकली वो फिर से चिपक जाएगी, वो स्कम बन जाएगी। अभी वही बता रहे हैं कि जैसे नहीं वो water। कि डिटर्जेंट बाल निकालो तो उसमें से चिकट काला काला निकलता है, वो स्कम है, गमी सब्सटेंस, तो वो सब नहीं है। अभी हम ये बता रहे हैं, अब यहाँ देखिए, सुन लीजिए इधर, तो प्रेजेंट ऑन क्लॉथ एज बोथ आर, तो वाटर क्या है बोलो, वाटर पोलर और ग्रीस नॉन पोलर। तो उसी सिद्धांत पे काम कर रहा है। उसके पास भी दो एंड है, इसके पास भी दो एंड है बात कि नहीं? सो एज बोथ आर नॉन पोलर। अब बोलो क्या होगा, तो वो उसमें चला गया। जब हमने वर्निंग की तो ये किया, इफ इट इज फर्दर एजिटेटेड, और हिलाओ, एक बार हिलाने से नहीं, हिला दिया चलो धुल गया तुम्हारा कपड़ा तो लाओ। ये समझ नहीं आया, हाँ। आपने बोला ना एक बार वो ऊपर आ गया तो दोबारा नहीं। पहले सोप डाला, वो ऊपर तैर रहा है, अब हमने हिलाना शुरू किया तो उसे अंदर जाना पड़ा, अंदर जाने पे छुप गया। अब वो जब दोबारा हिलाया, अब हिलाया तो जब हम उसमें कपड़े को हिला रहे हैं, अब कपड़े को हिलाओ तो झटक झटक के वो मिसिल भी बाहर आएंगे क्योंकि लंबे लंबे हैं, लेकिन वो ऑयल लेके ही आ जाए। हाँ, और वो फिर दोबारा चिपकेगा नहीं, आपने ऐसा बताया था ना। हाँ। देखो वो ध्यान नहीं दे रही है क्योंकि उसको क्या है ना कि कपड़े धोने का ड्रेस क्या पहनेगी, यहाँ देखो। सो ये आयन सेम है, हाँ। तो अगर ये बात समझ लो, इनका कहने का मतलब है कि मान लीजिए ये कार्बोक्सिलेट आयन है, और अगर पानी में कैल्शियम होता, ये देखो ये है कि नहीं, अगर कैल्शियम होता तो कैल्शियम क्या COO के साथ अगर कैल्शियम जुड़ जाए, CH3COO के साथ कैल्शियम जुड़ जाए तो क्या ये बहुत अच्छा बॉन्ड बनता है। तुम देखो CaCO3 संगमरमर है, कभी टूटा है कैल्शियम का इसके साथ, हम तो सालों से धो रहे हैं, तो ये फिर चिपक जाएगा क्योंकि अब निगेटिव एंड फ्री नहीं रहा, ये इसके साथ जुड़ गया। अगर पानी में गलती से भी कैल्शियम मौजूद रहा तो सारे निगेटिव एंड को ब्लॉक कर देगा और ऊपर के भी निगेटिव को ब्लॉक कर देगा, तो मिसल पहले आपस में जुड़ेंगे फिर कपड़े में भी चिपक जाएंगे। तुम कपड़ा धोने चले तो गंदगी निकालने, साबुन भी उसी में चिपक गया और सर अगर क्योंकि अब निगेटिव एंड बचा नहीं, नेगेटिव एंड फ्री है तो रिपेल करेंगे। तो कपड़ों को सर सारे नहीं निकलेगा, मतलब कपड़ों में कपड़ों से निकलता रहेगा, जितनी तुम रिंसिंग करोगे, जितना ज्यादा एजिटेशन करोगे उतना निकलता अगर एक चलेगा। बार खूब सारे- सारा एजिटेट करो तो जितना निकल गया वो सफाई हो गई, फिर रिंस कर दो लास्ट में। कपड़ों पे सारे निकल गया अब मान लो निकल गया तो ठीक है, तो फिर तब भी दोबारा नहीं फिर हैं? तब भी दोबारा कपड़ों पे वो मिसल नहीं आएगा। कपड़ों से उसका फिर कोई वो नहीं है, रिपल्सन थोड़ा बहुत तो रहता ही है, फिर उसी के साथ रिंस कर दो। थोड़ा बहुत रहता भी है, सोबा देखो कि लास्ट तक रहेगा तो उससे कोई दिक्कत नहीं है, फिर रिंस कर दिया जाएगा। समझ में आई बात कि नहीं? लेकिन प्रिंसिपल यही है कि इसको रिपेल करेंगे, और मम्मी रात भर पानी में छोड़ भी देती गंदे पानी में, लेकिन बेटा मिसिल है, मिसल पाओ खाओ। यहाँ बात हो गई। प्रेजेंट ऑन क्लॉथ बोथ आर नॉन पोलर इफ इट इज फर्दर एजिटेटेड, लिखो इफ इट इज, अगर फर्दर एजिटेट करो, 5 मिनट में खत्म करना है, एजिटेटेड, देन ठीक है, hundreds of soap molecules along with oil droplets come out of the cloth. क्या होता है बताइए? Hundreds of soap molecules along with किसके साथ अर्पिता? ऑयल या ग्रीस उसमें से बाहर निकल आएंगे, comes out of the cloth, of the cloth. अब लिखो एग्रीगेट, एग्रीगेट ऑफ 100, एग्रीगेट की स्पेलिंग क्या हो सकती है? AGG होगी क्या? एग्रीगेट ऑफ hundreds of soap molecule embedded, किसमें embedded? embedded in grease is called, उसे क्या कहेंगे? मिसल, मिसल की भी स्पेलिंग देख लीजिए, CE, ठीक है। मिसल्स आर
ऑफ कोलाइडल साइज एंड नेगेटिवली चार्ज। 1 नैनोमीटर से 1000 नैनोमीटर के बीच होते हैं मिसिल्स आर। इसीलिए तो हम तुमसे कहते नहीं कि सोप सोल्यूशन बनाओ, तो कोलाइडल सोल्यूशन नहीं कहते, सोप इन वाटर, डेटॉल इन वाटर। सोप खुद ही कोलाइडल है, तो मिसिल्स आर ऑफ कोलाइडल साइज। और क्या बताया, 1 नैनोमीटर से 1000 नैनोमीटर। और एक मिसिल के बारे में बताओ सुप्रिया, मैंने क्या बोला, एंड आर negatively charged, so they do not stick on the cloth, ठीक है, on which new missiles are formed due to electrostatic repulsion। क्या? मतलब ये मिसिल इस मिसिल के साथ नहीं चिपकेंगे, क्योंकि बोथ आर निगेटिवली चार्ज, तो उनके बीच रिपल्सन नहीं होगा, निगेटिव निगेटिव को रिपल्सन नहीं करेगा। तो क्या लिखें, these कपड़े मतलब कपड़े में नहीं, दीज कपड़ों पे मिसिल बन रहा है, उसके अंदर एम्बेडेड है, बाहर तो निगेटिव है, जो बाहर सर से घूम रहे हैं वो सब तो निगेटिव है, तो सर से सर थोड़ी टकराएगा उसका, वो आएगा भी पास तो दूर भगा दिया जाएगा। सो दीज फॉर्म्ड मिसिल, अब क्या लिखोगे, दीज फॉर्म्ड मिसिल विल बी रिपेल्ड, किसके द्वारा रिपेल्ड होंगे, बाई, ठीक है, दोज मिसिल्स अंडर फॉर्मेशन ऑन क्लॉथ, अभी वो अंडर फॉर्मेशन है अच्छा ना, हाँ, विल नॉट बी रिपेल्ड बाई, तो सर उन्हें तब भी मिसिल ही कहेंगे हम, मतलब अगर हाँ। क्लॉथ में ही है तो। बाई मिसिल्स, वो क्योंकि अंडर फॉर्मेशन है, मिसिल्स अंडर फॉर्मेशन ऑन क्लॉथ, तो इसलिए वो उस पर रहेंगे। व्हेन if the cloth is rinsed, then these missiles are, मतलब क्लॉथ को वॉश करेंगे, these missiles are rinsed away and our cloth is clean, ठीक है। when मिसिल तो अलग अलग तैर रहे हैं, पानी को बहा दो, ऊपर पूरे पानी में तैरते रहते हैं, कोलाइड आपस में रिपल करें, पूरा पानी ही गंदा है तुम्हारा, ये कोई प्रेसिपिटेट नहीं है। जो चार्ज होते हैं वो जितनी दूर रहना चाहें तो इक्वल डिस्टेंस पे वो रहेंगे, और मिनिमम रिपल्सन का मतलब है मैक्सिमम सेपरेशन और मैक्सिमम स्टेबिलिटी। तो दूर दूर रहेंगे ना, ऊपर आएंगे, सब इकट्ठा हो ही नहीं सकते, पूरे पानी में तैरेंगे। मतलब जो भी ऑयल, ये मिसिल है, ऑयल है, उसके आसपास पूरा सोप के मॉलिक्यूल। मिसिल का मतलब है हंड्रेड्स ऑफ एग्रीगेट्स ऑफ सोप मॉलिक्यूल्स एम्बेडेड इन ग्रीस इज कॉल्ड मिसिल। ये ग्रीस है, तो ग्रीस में जिनका सर अंदर चला गया अल्काइल ग्रुप, यही मिसिल है। नॉन पोलर पार्टी में भी होगा ना, नॉन पोलर पार्ट अंदर है और हंड्रेड्स ऑफ ऐसे नॉन पोलर और बाहर निगेटिव चार्ज, ये मिसिल है, और ये अंदर ऑयल है। तो बाहर- ऐसा, हाँ बोलो, बाहर पोलर मतलब बाहर सबके निगेटिव है, उसमें हंड्रेड्स ऑफ निगेटिव चार्ज है, तो कोई एक मिसिल दूसरे से भी नहीं जुड़ेगा, और कपड़ों में बनने वाले नए मिसिल से भी नहीं जुड़ेगा। और जब तुम पानी को, जब व्हेन इट इज वॉश्ड अवे या रिंस्ड, देन ऑल मिसिल्स आर वॉश्ड अवे एंड क्लॉथ बिकम्स क्लीन। बोलो, बात समझ में आ गई? व्हेन इट इज वॉश्ड, these four missiles will be repelled by missiles, मतलब ये एक दूसरे से दूर रहेंगे, ये लाइन नहीं बताना चाह रही है। हाँ यही बताना चाहते हैं, ड्यू टू इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्सन। आप लिख लें यहाँ पर, अंडर फॉर्मेशन ऑन क्लॉथ। ऐसा क्यों होगा? ड्यू टू, अभी क्योंकि हमें आगे भी बताना है ना, इसकम में फिर हमें ये बताना पड़ेगा कि वहाँ चिपक क्यों जा रहा है। इलेक्ट्रोस्टैटिक, एक क्वेश्चन इसकम का भी है, रिपल्सन। So when cloth is rinsed with water, these missiles along with grease and dirt are washed away. These missiles along with grease and dirt are washed away, और क्या हो जाएगा? And cloth becomes clean. ठीक है, नहीं रखो। अब बुक में तुम्हें दिखाई पड़ रहा है मिसिल, अब कुछ समझ में आ भी रहा होगा।
अब देखो कहीं कहीं Na+ अपने आप भी आ जा रहे हैं, ये भी दिखा है, उनकी मर्जी है, कहीं आ जाते हैं कभी नहीं आते। बुक केमिस्ट्री में देखो कभी ये वाला कभी उधर बगल में जो बड़ा सा गोल बना है, गोल वाले में देखो Na कहीं आ भी जा रहे हैं अपने आप, 2-3 में आ गए, मर्जी हो आ जाओ, मर्जी हो चले जाओ, वो तो फ्रीली घूम रहे हैं, वो घर के लड़के हैं, मर्जी हो घर में रात बिताओ, नहीं तो सड़क पे घूमते हैं।